हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए, मैं अमलेश कुमार वर्मा आपको आज क्लास 10th के विज्ञान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। आज हम लोग इस चैप्टर के कुछ विभिन्न पहलुओं को पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का गुण क्या होता है, प्रकाश का परिवर्तन कैसे होता है, इस परिवर्तन के लिए हमें किस माध्यम की आवश्यकता होती है। आज इन सारे पहलुओं पे हम चर्चा करेंगे। चलिए चालू करते हैं आप लोगों का प्रकाश एवं प्रकाश के गुण, उसका परिवर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश के बारे में आप लोगों ने बहुत पहले से भी सुना है कि प्रकाश वह ऊर्जा है, लाइट वह ऊर्जा है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं। यानी आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में क्या करती है, सहायता करती है। अब कैसे हम लोग प्रकाश के द्वारा किसी वस्तु को देखते हैं, तो प्रकाश किरणें जब उस वस्तु पे पड़ती हैं तो वहाँ से परिवर्तित होकर के हमारी आँखों पे आती हैं और उसका इमेज हमारी आँखों के रेटिना पे बनता है और इस तरह से हम लोग किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, तो वही आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश से किस प्रकार से हमें वस्तुएं दिखती हैं, क्या होता है। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो क्या करती है, जो हमें या जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा किसी भी वस्तु को देख सकते हैं या देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से तो ये हम लोगों ने पढ़ा प्रकाश के बारे में एक तथ्य जो आपका यथावत सत्य है कि यदि प्रकाश नहीं होता तो हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। लेकिन अब साइंस की भाषा में प्रकाश के बारे में पढ़ें तो प्रकाश एक प्रकार से क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश के गुण के बारे में पढ़ें तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, तो चलिए आगे हम इस प्रकाश के गुण के बारे में देखते हैं। प्रकाश के गुण क्या होते हैं। गुण, पहला ही गुण होता है कि प्रकाश क्या होता है, सीधी रेखाओं में गमन करता है। प्रकाश सीधी है, ये इसकी पहली बात रही, यानी पहला गुण रहा कि प्रकाश क्या होता है, सीधी रेखाओं में चलता है। अर्थात प्रकाश जब भी चलेगा वो क्या होगा, एक सीधी रेखा में आएगा, सीधी रेखा में जाएगा, यानी प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। अब प्रकाश क्या है, ऐसे आप सीधी रेखा में गमन करता है, इसको देखना हो तो देख लीजिए। ऐसे कोई प्रकाश होगा तो क्या होगा, ऐसे सीधी रेखा में जाएगा, ऐसे सीधी रेखा में जाएगा, ऐसे जाएगा। प्रकाश क्या करता है, एक सीधी रेखा में गमन करता है। अब प्रकाश क्या है, दूसरा स्टेप देखते हैं। प्रकाश
एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब सिंपल सी बात है कि यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो यह किसी भी माध्यम में चल सकता है। ठीक है, यानी कि प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। किसी माध्यम की क्या बात है, निर्वात में चल सकता है। अब किसी माध्यम का अपारदर्शी माध्यम प्रकाश थोड़ा जाएगा, यानी दीवार से आर पार प्रकाश नहीं जा सकता। यानी कोई ऐसा माध्यम जो अपारदर्शी हो तो उस माध्यम से प्रकाश आर पार नहीं गुजरता है, परंतु एक चुंबकीय तरंग होने के कारण प्रकाश क्या कर सकता है, प्रकाश आपका निर्वात में भी चल सकता है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात में आसानी से चल सकती हैं, अर्थात इसको चलने के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, परंतु परंतु एक बात याद रहे कि माध्यम की आवश्यकता तो नहीं होती है, परंतु माध्यम में इसका वेग परिवर्तित हो सकता है। यानी कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसके वेग में परिवर्तन होगा, उसके चाल में परिवर्तन होगा, परंतु प्रकाश आपका निर्वात में भी चल सकता है और निर्वात में इसकी चाल सबसे अधिक होती है। अन्य माध्यम में निर्वात की अपेक्षा इसकी चाल क्या होती है, कम होती है, परंतु निर्वात में इसकी चाल सबसे अधिक होती है, जो कितना होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, अतः यह निर्वात में भी गमन कर सकता है। ठीक है, निर्वात में गमन कर सकता है, निर्वात में इसकी चाल सबसे अधिक, निर्वात में सबसे अधिक कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो निर्वात में इसकी चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, अब यहां से एक बात और भी लिख सकते हैं कि प्रकाश का वेग क्या होता है, माध्यम पर निर्भर करता है, तो नोट के रूप में यहीं पे लगा लीजिए। प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है। इतनी बातें हो गई। अब इसके बाद की बात आती है, मतलब आपने ये पढ़ लिया, इसके बाद प्रकाश जब किसी अपारदर्शी माध्यम पर या पारदर्शी वस्तुओं पड़ेगा तो उसका तीक्ष्ण छाया उत्पन्न करता है, इसका ये भी गुण है। चलिए देखते हैं। अगला स्टेप हो गया, दूसरा तीसरा गुण आप कर सकते हैं, प्रकाश
अपारदर्शी वस्तुओं, ठीक है, यानी अपारदर्शी वस्तुओं का क्या करता है, तीक्ष्ण छाया उत्पन्न करता है। अपारदर्शी वस्तुओं का तीक्ष्ण छाया उत्पन्न करता है। ये सारी बातें क्या रही, प्रकाश का एक लगभग आपका गुण समाप्त हो गया, प्रकाश की बात हो गई। अब प्रकाश जब चल के आता है तो प्रकाश ऐसे गमन कर सीधी रेखा में, तो प्रकाश के इस पथ को हम लोग क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। प्रकाश के पथ को, यानी प्रकाश आ रहा है, बल्ब से प्रकाश यहाँ पे आ रहा है, तो प्रकाश से जो आपका पथ यहाँ तक आ रहा है उस पथ को हम लोग क्या बोलते हैं, किरण। यानी कि आप कह सकते हैं कि प्रकाश के पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश के पथ को किरण कहते हैं। अब प्रकाश के पथ को किरण कहते हैं, तो इस किरण को हम लोग एक तीर द्वारा दर्शाते हैं। देखिए ये होगी आपकी किरण, इसे क्या बोलेंगे, किरण। ये क्या है, एक किरण। अब यही प्रकाश किरण का यदि समूह हो, यानी ऐसी कई किरणें जाएं, ऐसी कई किरणें जाएं, तो उस किरण को हम क्या बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं। यानी किरणों के समूह, प्रकाश के किरणों के समूह को हम क्या बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं। तो आप लिख सकते हैं प्रकाश किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब किरण पुंज की बात करें, देखो यहाँ किरण पुंज में बना रहा हूं। ये इतनी किरणें दिख रही हैं आपको, ये सब के सब क्या हैं, किरण पुंज हैं। इस पूरे समूह को हम क्या बोलेंगे, किरण पुंज। तो प्रकाश के पथ को किरण कहते हैं, और किरण के समूह को हम क्या बोलते हैं, किरण पुंज कहते हैं। ये टॉपिक क्लियर हो गया। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं कि प्रकाश आपका क्या होता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय तरंग है जो निर्वात में भी क्या होता है, चल सकता है। यदि विद्युत चुम्बकीय तरंगें होंगी तो निर्वात में भी क्या होंगी, आसानी से गमन कर सकती हैं। और इसके बाद इसका वेग सबसे अधिक निर्वात में सबसे अधिक होता है। निर्वात में इसका वेग क्या होता है, सबसे अधिक होता है, जिसका मान क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, चलिए अब आपका अगला है प्रकाश का परावर्तन, यानी कि इस चैप्टर का नाम ही था प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। हम लोगों ने उसे लिखा नहीं था, यहाँ पे हम आपको दे देते हैं चैप्टर का नाम।
परावर्तन एवं अपवर्तन। तो ये हो गया चैप्टर का नाम, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? तो सिंपल सी बात है, परावर्तन का मतलब रिफ्लेक्शन, यानी किसी चीज से टकरा करके उसे पुनः वापस आना। तो प्रकाश किरण, ठीक है, प्रकाश किरण जब क्या होगी, किसी चमकदार या किसी चमकदार तल पर टकराएगी या दर्पण से टकराएगी, यानी दर्पण का जो तल होता है वो क्या होता है, चमकदार होता है। तो उस चमकदार तल से यदि प्रकाश किरण क्या होती है, टकराती है, और टकरा करके पुनः उसी माध्यम में क्या होती है, लौट आती है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश का परावर्तन। अब इसको कैसे बोलेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, जब कोई भी प्रकाश किरण एक चमकदार तल से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परिवर्तन बोलते हैं। यानी प्रकाश किरण का किसी चमकदार तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आना प्रकाश का क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, यानी कि अब इसको आप समझने के लिए क्या मैं बना दूं, एक दर्पण में बना देता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्या हो गया, एक दर्पण हो गया, दर्पण का ये नीचे वाला क्या हो गया, पालिश तल हो गया, यानी ये पालिश किया हुआ, ये क्या है, दर्पण का पालिश पृष्ठ है। और ये ऊपर वाला जो तल दिख रहा है वो क्या है, उसका, इसको हम बोलते हैं परावर्तक तल, या इसे हम क्या कह सकते हैं, यही आपका परावर्तक पृष्ठ है, इसे बोलते हैं परावर्तक तल। ये क्या है, दर्पण। अब कोई प्रकाश किरण क्या होती है, यदि कोई प्रकाश किरण यहाँ से आई, इस पर टकराई, और टकराने के पश्चात पुनः क्या हो गई, उसी माध्यम में, जिस माध्यम से यह आई, उसी माध्यम में, ये आपका, ये एक माध्यम था, ये दर्पण के नीचे वाला क्या हो गया, दूसरा माध्यम। तो अब देखिए, पहले माध्यम से प्रकाश किरण आई है और उसी माध्यम में पुनः क्या हो गई है, वापस लौट गई है। तो प्रकाश किरण का कहीं पे टकरा करके उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो परावर्तन तो अब समझ में आ गया होगा।
कि कोई भी प्रकाश किरण जब कहीं आ रही है और उससे टकरा रही है, टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौट जा रही है, तो इस प्रकार के नियम को, इस प्रकार के क्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहा क्या? प्रकाश का परावर्तन। अब इसी प्रकाश के परिवर्तन संबंधी कुछ नियम्स हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाश के परिवर्तन का नियम क्या होता है? प्रकाश के परिवर्तन का नियम, इसको आगे पढ़ते हैं। प्रकाश परिवर्तन का नियम। अब आपका इस नियम के लिए हम एक दर्पण को बनाएंगे। देखिए दर्पण मैं बना रहा हूं। दर्पण कैसे बनेगा? चलो मैं इसे ही ले रहा हूं। ठीक है, कलर सफेद ही लेते हैं। देखो ये हो गया दर्पण। इस दर्पण को मैं क्या कर रहा हूँ? पूर्ण रूप में पॉलिश कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो तल दिख रहा है, नीचे वाला तल, नीचे वाले तल को मैं बिल्कुल कलर कर दे रहा हूँ यहाँ पे, जिससे क्या हो जाए? इधर से प्रकाश आर पार न जाए। इसको हम बोलेंगे पॉलिश वाला तल। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पॉलिश हो गया। ये पॉलिश वाला तल हो गया। इसे क्या बोलेंगे? पॉलिश तल, पॉलिश पृष्ठ। और ऊपर वाला ये जो तल दिख रहा है उसे क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ। अब कोई प्रकाश किरण मैं ले रहा हूं और इस प्रकाश किरण को मैं बना रहा हूं। देखो, जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण आपका स्रोत से आ करके, स्रोत से आ करके परावर्तक तल पर टकराती है, परावर्तक तल पर टकराती है, तो वह जिस बिंदु पर टकराती है, जिस बिंदु पर टकराती है, उस बिंदु को, मान लो सपोज करो ये बिंदु हो गया, जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। इस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। तो ये बन गया हमारा क्या? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। और प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण, प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण। अब आपतित किरण की परिभाषा देनी हो तो आप कह सकते हैं कि दर्पण पर, दर्पण पर आपका प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण आपतित किरण, यानी जो किरण प्रकाश स्रोत से आ रही होती है और दर्पण पर टकरा रही होती है, उस किरण को हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। अब टकराने के पश्चात, टकराने के पश्चात जो किरण क्या होती है? पुनः उसी मार्ग में लौट जाती है, तो उस किरण को हम क्या बोलते हैं?
परावर्तित किरण। अब देखो टकराई और टकराने के पश्चात क्या हो गई, उसी मार्ग में लौट गई, तो ये किरण जो है क्या कहलाती है, परावर्तित किरण। प्रतिकरण की परिभाषा क्या होगी, दर्पण से टकराने के बाद लौटने वाली किरण, उसी मार्ग में जाने वाली किरण क्या कहलाती है, परावर्तित किरण कहलाती है। और ये दोनों जहां पे मिलते हैं वो क्या है, आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर इस परावर्तक तल के साथ खींचा गया लंब, परावर्तक तल के साथ खींचा गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। ये क्या हो गया, अभिलंब। ये क्या कहलाएगा, अभिलंब। अब अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब व आपतित किरण के मध्य एक जो कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है, इस कोण को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। इस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन कोण। ये हो गया हमारा आपतन कोण। क्या कह सकते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। इसे क्या लिखते हैं, कोण आई। अब यही अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य बनने वाला कोण, ये कोण बनने वाला कोण क्या कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है। इस कोण को हम लिखते हैं आर से। ये कोण क्या कहलाता है, परावर्तन कोण। अब यहीं से नियम आपका बनता है परावर्तन का नियम। पहला नियम यही कहता है कि किसी भी आपका आपतित किरण और परावर्तित किरण जो आपका परावर्तन का नियम है, इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यानी कि जितना आपका आपतित किरण आकर के टकराती है और अभिलंब से जितना कोण बनाते हुए टकराती है, उतना ही कोण बनाते हुए क्या होती है, पुनः अपने माध्यम में लौट जाती है। अतः आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। यह क्या है, प्रकाश परावर्तन का पहला नियम है। ठीक है, यानी यहां पर आप लिख सकते हैं पहले नियम में कि कोण आई बराबर कोण आर, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। कोण आई इक्वल टू कोण आर, ये रहा क्या, परावर्तन का पहला नियम। ठीक है, अब दूसरा नियम देखो, अविलंब दिख रहा है, अविलंब आपतन बिंदु पर है, आपतित किरण आपतन बिंदु पे है, परावर्तित किरण भी आपतन बिंदु पे है। और ये जो जा रही है किरण वो आपका जिस तल पे होगी, अविलंब उसी तल पे होगा, अपवर्तित किरण भी क्या होगी, उसी तल पर होगी। तो आप कह सकते हैं कि आपतित किरण, अविलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। जैसे ये बोर्ड को हम तल मान लें, तो जो आपतित किरण है वो भी इसी बोर्ड के तल को टच करते हुए जाएगी, अविलंब भी इसी को टच करते हुए रहेगा और परावर्तित किरण भी इसी को टच करते हुए जाएगी। अर्थात ऐसा नहीं है किरण ऐसे आई या इधर निकल जाएगी। यानी आपतित किरण यदि बोर्ड को टच करते हुए आएगी तो परावर्तित किरण भी बोर्ड को टच करते हुए ही जाएगी। अर्थात आपतित किरण परावर्तित किरण क्या हो गए, एक तल में, और अवलंब भी उसी तल में होता है। ये प्रकाश के परिवर्तन का क्या है, दूसरा नियम है। दूसरा नियम ये कहता है कि आपतित किरण
अविलंब व परावर्तित किरण तीनों ही एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से परावर्तन के दो नियम रहे। यानी परावर्तन किसे कहते हैं? तो प्रकाश किरण का किसी चमकदार तल से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौट जाना। प्रकाश किरण जैसे ही आ रही है वैसे ही उसी माध्यम में जा रही है। तो प्रकाश किरण का किसी तल से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। और जब कोई प्रकाश किरण आती है और इस दर्पण पर या किसी चमकदार तल पर जहां टकराती है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं तथा उस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण टकराने के पश्चात जब उसी माध्यम में लौटती है तो लौटने वाली किरण को हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण और आपका आपतन बिंदु और परावर्तक पृष्ठ पर एक लंब खींचते हैं। वो लंब आपका क्या कहलाता है? अविलंब कहलाता है। और इस अविलंब और आपतित किरण के मध्य के कोण को हम क्या बोलते हैं? आपतन कोण। तथा अविलंब और परावर्तित किरण के मध्य के कोण को हम क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। परावर्तन का पहला नियम यही है कि आपतन कोण सदैव क्या होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात आपतित किरण टकराने के पश्चात अविलंब से जितना कोण बनाती है परावर्तित होते समय भी अविलंब से उतना ही कोण बनाते हुए जाती है। ठीक है, इसे परावर्तन का पहला नियम कहते हैं। दूसरा नियम यह कह रहा है कि आपका जिस तल पर आपतित किरण होती है उसी तल पर परावर्तित किरण भी होता है। यानी कि आपका ये तल में मान लिया तल, ये तल है आपका किरण का। अगर ये किरण ऐसे आ रही है तो आपके जाते समय भी इसी को अटैच होते हुए जाएगी। अर्थात परावर्तित और आपतित किरण क्या होंगे? एक ही तल में होंगे और इसका अविलंब भी क्या होगा? इसी तल पर स्थित होगा। तो इस तरह से आपका दूसरा नियम यह कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अविलंब तीनों एक ही तल में क्या होते हैं? स्थित होते हैं। ये रहा आपका क्या? परावर्तन का नियम।